व्हाट इज लाइट रिएक्शन, ये चीज़ आपको मुझे बतानी बच्चों। व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को बेटा फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बेटा लाइट का एब्जॉर्प्शन पहली चीज़, पानी का टूटना वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन का रिलीज होना, बताया था आपको पानी का टूटना था, और फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स एटीपी और NADPH। बेटा केमिकल इंटरमीडिएट इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि फाइनली इसमें जो हाई एनर्जी का ग्लूकोज बनता है, अब उस ग्लूकोज में ATP और NADPH की एनर्जी आती है, और ATP NADPH में जो एनर्जी का आता है वो लाइट से आती है, इसीलिए इनको ATP और NADPH को केमिकल इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। इनके और कई प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और वो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। द पिगमेंट सिस्टम इसमें ऑर्गेनाइज टू डिस्क्रीट, मतलब बहुत दूर नहीं, अलग अलग नहीं, नज़दीक होते हैं। इनको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बच्चों ध्यान दो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट में LHC, और ये जो कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड में पाया जाता है। जो ये फर्स्ट और सेकेंड हैं ये इनके फंक्शन के बेस पे नहीं होते हैं बच्चों। ये जो दिए गए सीक्वेंस जो है देयर डिस्कवरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो सीक्वेंस जो है किस पे डिपेंड करेगा, डिस्कवरी। आप यहाँ इम्पॉर्टेंट लिख लें बेटा, ये इम्पॉर्टेंट है। नॉट इन द फंक्शन आ सकता है, ये पूछा जा सकता है। नॉट इन सीक्वेंस और इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए बेटा, अगर आपसे LHC और फोटो केमिकल सिस्टम में पूछा जाए तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो पिगमेंट्स का बना होता है, और जो फोटो सिस्टम है वो पिगमेंट विद एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसका बना होता है। ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आया। LHC आर मेड अप ऑफ hundreds of pigment molecule bound by to protein। LHC जो होता है ये आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए ये पिगमेंट्स हैं, ये सब पिगमेंट्स हैं और ये प्रोटीन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। ईच फोटो सिस्टम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स। एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल का ए का छोड़ के जो ये पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल बी होगा, कैरोटीन होगा, ज़ैंथोफिल होगा, और जो ये सारे पिगमेंट्स हैं ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, बड़ा इसको एंटीना भी कहते हैं। बच्चों यहाँ आप देखिए, अगर यहाँ पे आ रहे हैं ये क्लोरोफिल ए हो गया, ये रिएक्शन सेंटर हो गया, और इसके ये चारों तरफ जो हो गए ये सब एंटीना हो गए।
These pigments help to for more efficient, जो एंटीना का काम है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बहुत अच्छा या एफिशिएंट कराना होता है. पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस more efficient by absorbing different wavelength of light को एब्जॉर्ब करने में सहायता करते हैं. सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स रिएक्शन सेंटर. ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिएक्शन सेंटर में कितने मॉलिक्यूल, तो एक होता है बच्चों, इतना याद रखिएगा. सिंगल रिएक्शन सेंटर में एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है बेटा. एंटीना में मैनी मॉलिक्यूल होते हैं. रिएक्शन सेंटर जो है ये डिफरेंट होता है दोनों फोटो सिस्टम में, both the different photo system. PS1 का रिएक्शन सेंटर जो होता है बच्चों, इसमें क्लोरोफिल ए जो है एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को. इसकी पीक वैल्यू जो है पी 700 नैनोमीटर है. इसे इसीलिए पी 700 कहते हैं. पी का मतलब पिगमेंट. फोटो सिस्टम सेकेंड एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम वेवलेंथ 680 को, इसलिए इसे हम पी 680 कहते हैं. अभी मैंने आपको पी का मतलब बता दिया कि 6 पिगमेंट का मतलब, पी का मतलब पिगमेंट 680 वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब किया. अगला टॉपिक बेटा आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आता है बच्चों. फोटो सिस्टम सेकेंड रिएक्शन सेंटर जो है क्लोरोफिल ए का, ये एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट. इलेक्ट्रॉन बिकम एक्साइटेड एंड जंप टू ऑर्बिट फार्दर from atomic nucleus. These electrons picked up, बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को पिक करता है और फिर ये देता है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये साइटोक्रोम का बना होता है. साइटोक्रोम ये बना होता है साइटोक्रोम. जो ये साइटोक्रोम जो होता है ये मेटल विथ आयरन एंड कॉपर प्लस प्रोटीन का बना होता है बेटा. इसीलिए इसे हम मेटेलिक प्रोटीन भी कहते हैं. दिस मूवमेंट इलेक्ट्रॉन, बच्चों एक बात ध्यान देना है यहाँ पे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ओर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अपहिल कहते हैं. आप यहाँ देखिएगा ये अपहिल है, ईटीएस में जब इलेक्ट्रॉन जाता है ये डाउन हिल है.
और फिर यहाँ पे जो है ये अपहिल है, और यहाँ से जब ये NADPH को जाता है बेटा, ये फिर डाउन हिल है। तो आप देख सकते हैं जो एक पूरी स्कीम आ रही है, ये जेड स्कीम आ रही है, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन है बच्चों। आगे देखेंगे यहाँ पे, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउन हिल। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है, तो आप डाउन हिल बताएंगे। अगर ये आता है कि लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है, तो बच्चों अप हिल एंड डाउन हिल, अप हिल एंड डाउन हिल। अगर आप देखें जेड स्कीम को, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 बार अप हिल है और 2 बार डाउन हिल है। इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, टर्म इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसे रिडॉक्स कहते हैं बेटा। जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो बेटा रिडक्शन होता है, जब इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो उसे रिडक्शन कहते हैं। दोबारा बेटा इसको सुन लो, इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीडेशन है। द इलेक्ट्रॉन नॉट यूज्ड अप, दे पास, ये इलेक्ट्रॉन का उपयोग नहीं करते हैं और ये पास कर देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ये जो पास टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम फर्स्ट में ट्रांसफ़र करता है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स in the reaction center PS first also excited when receive red light of wavelength is 700 nanometer and transferred to another acceptor molecule that has greater redox potential compared to other। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है यहाँ पे फियोफाइटिन होता है, फियोफाइटिन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बेटा फोटो सिस्टम फर्स्ट में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये जो होता है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। दीज ध्यान, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ने दिया तो केवल एक्सेप्टर दिए गए। तो मैं कहूँगा LSC से जो इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन में जाता है तो ये पैरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और जिसको, और ये फोटोस्टम सेकेंड से एसोसिएट रहता है। और जो LSC से इलेक्ट्रॉन से फोटोस्टम फर्स्ट हो जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। These electrons then are moved downhill again। तो आप ये बेटा ध्यान दे सकते हैं कि जेड स्कीम में 2 बार अपहिल है, 2 बार डाउनहिल है, मैंने आपको बता दिया है। दिस टाइम टू मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच, जिसे NADP कहते हैं बेटा। द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, इससे मिल के बेटा जो बनाते हैं वो रिडक्शन करके बनाते हैं NADPH H+ बनता है NADPH H+।
याद रखें बेटा ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। द होल स्कीम जो है the whole scheme of transfer of electrons starting from photosystem second uphill to acceptor down the electron downhill है बेटा यहाँ पे to transport chain and for excitation of electron transfer to another acceptor, finally downhill NADPH plus reducing it to NADPH H plus. इसका जेड स्कीम, इसको जेड स्कीम कहते हैं। ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक शेप है बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। और ये जेड स्कीम जो दी थी हिल और बेंडल ने दी थी। साइंटिस्ट हिल थे एंड बेंडल, ये पॉइंट याद रखना, मान लो पूछ लेगा। हिल एंड बेंडल और रिडॉक्स पोटेंशियल पे इसको अभी आपको बताया गया है। अगला आता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। बच्चे हमारे ध्यान देंगे, वाटर के टूटना, कैसे वाटर टूटता है। हाउ डज फॉर सप्लाई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूस, चूँकि एक बार इलेक्ट्रॉन जब इसमें चला तो दोबारा लौट के नहीं आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन की लगातार सप्लाई जो बनी रहे उसके लिए क्या हो रहा है, क्या होता है बच्चों ध्यान रखना। तो ये लगातार जो कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉन की जो सप्लाई बनी रहे, इसको बेटा जो सप्लाई करने वाला मॉलिक्यूल वाटर है, जो वाटर है लाइट की प्रेजेंस में टूटता है, इसीलिए इसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। देखिए द इलेक्ट्रॉन्स that were moved from photosystem second must be replaced. This is achieved by, इस प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो फोटो सिस्टम सेकेंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं लाइट पड़ने का कारण, और वो ETS में चले जाते हैं, इसके बाद वो फोटो सिस्टम फर्स्ट में पहुँचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ दोबारा नहीं आ पाते। इसलिए उन इलेक्ट्रॉन की सप्लाई जो होती है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये पॉइंट याद रखेंगे बच्चे, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिस्टम सेकेंड। वाटर स्प्लिट जब करता है तो दो प्रोटॉन, एक एटॉमिक ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो बेटा तीन प्रोडक्ट बनते हैं, और उसके बाद बेटा उससे क्रिएट होती ऑक्सीजन। ये आपको इसको इस तरह समझना है बच्चों, जो दो वाटर मॉलिक्यूल टूटे, इससे 4 प्रोटॉन बने, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना और 4 इलेक्ट्रॉन बने। बच्चों ये प्रोटॉन जो हैं, ये प्रोटॉन स्ट्रोमा में चले जाएंगे, ये पॉइंट याद रखना बेटा। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, या मैं कहूँ एयर में चली जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकेंड में चले जाएंगे। We need emphasis here that water splitting complex associated with photosystem second। बच्चों यहाँ देखिएगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये बना होता है मैग्नीज का और क्लोराइड का प्लस प्रोटीन का। associated with photosystem second, physically located, important चीज़ है बच्चों, physically located on inner side
ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आप याद रखेंगे। थैलाक्वाइट की इनर मेम्ब्रेन पे बनता है। अभी मैंने बता दिया द प्रोटॉन्स आर, वेयर आर द प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन आर फाउंड लाइक रिलीज इन द ल्यूमेन और आउटसाइड द मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको बताया प्रोटॉन बेटा ये थैलाक्वाइट के ल्यूमेन में चले जाते हैं, ऑक्सीजन एयर में चली जाती है, इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में चले जाते हैं। अब आपको अगली चीज़ है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है लाइट की प्रेजेंस में जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी टू एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस stored in the form food energy, food form bond energy, स्पेशल सब्सटेंस हैं लाइक एटीपी बनते हैं। दिस एनर्जी देयर केमिकल बॉन्ड्स द, इसी को बेटा जब एटीपी फॉस्फो बनता है इसे फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच, ये इम्पॉर्टेंट है, एटीपी सिंथेसाइज बाय सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। बच्चों एक यहाँ सीख लो बेटा, क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं बेटा। इसे फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फोरेशन मैंने आपको दो प्रकार को बता दिया बेटा। फोटोफॉस्फोरिलेशन is the synthesis of ATP from ADP, inorganic phosphate, presence of light is known as photophosphorylation. When two photosystems work in a series, first photosystem second, मतलब फंक्शनली ये फर्स्ट है, डिस्कवर्ड ये सेकेंड है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे बच्चों। एंड देन फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। द टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू ETS, अभी चर्चा हुआ मेरे बच्चों, सीन इन अर्लियर इन द जेड स्कीम में मैंने आपसे कहा। और इसमें ATP और NADPS दोनों का फॉर्मेशन होता है। सिंथेसाइज दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब जेड स्कीम में ATP का ही फॉर्मेशन होता है और NADPS। नॉन साइक्लिक में ATP NADPS दोनों का फॉर्मेशन होता है। बच्चों ये पॉइंट ध्यान रखना है बेटा, ठीक। ये साइक्लिक आ गया बेटा। देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये देखिए ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे
NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, आपने देखा बेटा। ठीक, अब आगे आएंगे साइक्लिक। साइक्लिक में लाइट आई, जब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जब वेवलेंथ 600 नैनोमीटर से कम होगी, 680 नैनोमीटर या 700 से कम होगी, 680 तक होगी तो दोनों फोटो सिस्टम चलेंगे, और जब 680 से ऊपर होगी तो केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही फंक्शनल होगा। इसमें आप देखिए क्लोरोफिल P700 है, P का पिगमेंट होता है, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन या आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। मैं दोबारा इसको बता दे रहा हूँ, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, और यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम बेटा साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। मतलब यहाँ पे बेटा साइक्लिक में फोटोफॉस्फोरेशन केवल ATP का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ओनली ATP। और नॉन साइक्लिक में ATP NADPH दोनों का फॉर्मेशन होता है। व्हेन, बच्चे देखेंगे, व्हेन ओनली फोटो फर्स्ट इज फंक्शनल, इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम फर्स्ट, उसी फोटो सिस्टम में रहता है, और ये फॉस्फोरेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। पॉसिबल लोकेशन इसकी जो होती है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस कुड बी हैपनिंग इन स्ट्रोमा लैमली। स्ट्रोमा लैमली में केवल साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होता है, वाइल द मेम्ब्रेन लैमली ग्रेना बोथ फोटोस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड, the stroma lamellii membrane lack photostem first as well as NADP reductase enzyme। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है कि स्ट्रोमा लैमली में केवल साइक्लिक क्यों चलता है, तो बच्चे ध्यान रखेंगे वहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड और NADPH रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू NADPH, चूँकि एंजाइम नहीं है, बट इज साइक्लिक बैक टू द फोटो सिस्टम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। दस इस साइक्लिक फ्लो को बटा ओनली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ATP रिजल्ट ओनली सिंथेसिस ऑफ ATP नॉट NADPH फॉर्मेशन। साइक्लिक फॉस्फोरेस, इसका मतलब बच्चों ये ध्यान देना, नॉन साइक्लिक में ATP NADPH दोनों का फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक में केवल ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP फॉर्मेशन होने का कारण ये है चूँकि वहाँ पे चैन ऑफ साइटोक्रोम जहाँ ETS है, ये ETS जो है दोनों में कॉमन रहता है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक में, और यहाँ पे नॉन साइक्लिक न चलने का कारण है चूँकि यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स व्हेन ओनली लाइट वेवलेंथ बियॉन्ड द 680। ये बेटा मैंने आपसे बात की है।
अगर 680 नैनोमीटर तक है तो दोनों को उम्मीद है चलने की, क्योंकि दोनों वहाँ पे फोटो सिस्टम होंगे। अगर 680 से ज़्यादा वेवलेंथ है तो केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा और केवल एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब आता था कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, बच्चे ध्यान देंगे, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को देने वाले साइंटिस्ट थे पीटर मिकेल। पीटर मिकेल, पीटर पीटर पी मिकेल 1961 में दिया था बेटा। ये हाइपोथेसिस एटीपी फॉर्मेशन के लिए है। और बेटा इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो, बच्चे ध्यान देंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण होता है, हाइड्रोजन आयन के कारण होता है। बेटा ये हाइपोथेसिस एक्चुअली जो दी गई है वो एटीपी सिंथेसिस के लिए दी गई है। एटीपी सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट एंड कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म लाइक रेस्पिरेशन। वहाँ पे भी एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है उसको भी ये एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। एटीपी सिंथेसिस लिंक डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट across the membrane. This time these membrane are thylakoid membrane. बच्चों ध्यान रखना, जब ये क्लोरोप्लास्ट में है तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहाँ पे इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी की मेम्ब्रेन कहलाती है। वन डिफरेंस, there are proton accumulation is toward inside the membrane in the ल्यूमेन। जो थैलाकॉइड की खाली जगह होती है उसे ल्यूमेन कहते हैं, फ्लूइड भरा रहता है। प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन इंटर स्पेस, जो रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें प्रोटॉन जो एक्यूमुलेट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव द ईटीएस। ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चों। दोबारा देखिएगा, जब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात आएगी, फोटोसिंथेसिस की बात आएगी, तो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो पीटर मिकेल ने 1961 में दी थी, इसमें प्रोटॉन का एक्युमुलेशन इकट्ठे थैलाकॉइड के अंदर होता है। थैलाकॉइड के अंदर जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन, बच्चे ध्यान देगा, इस पॉइंट को देखेंगे, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, ये पॉइंट देखिएगा, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और रेस्पिरेशन में एक प्रोटॉन accumulate in the intermembrane space of mitochondria। मैं इसको आपको समझा देता हूँ बेटा। देखो, देखिएगा, अगर आप चित्र में देखने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिए, अगर हम दिखाएं, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, इंटर
मेम्ब्रेन स्पेस। मोर प्रोटॉन। ल्यूमेन और थैलाक्वाइड। अब बच्चों इसको ये कैसे प्रोसेस होती है इसको आपको समझना है। अंडरस्टैंड व्हाट कॉज ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट across the membrane। इसके लिए हमें बेटा we need consider the again the process take place during the activation of electron and transport देखना है। और कैसे होता है ये जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप बच्चों देखो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। द प्रोटॉन्स आर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पीछे मैंने बता रखा बेटा 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हैं टूटते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं और उससे 4 हाइड्रोजन आयन 1 ऑक्सीजन बनता है। और ये आपको मैंने बताया था बेटा कि हाइड्रोजन आयन वो ल्यूमेन में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो 4 बनते हैं बेटा वो ETS में चले जाते हैं। ऑक्सीजन जो बनती है वो एयर में या एटमॉस्फेयर में चली जाए विद इन ए ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड। इसको बच्चे समझने की कोशिश करें बेटा। देखिए ये स्ट्रोमा है बाहर, स्ट्रोमा में लो हाइड्रोजन आयन। ये पूछ सकता नीट में हाई कि लो, तो बच्चों याद रखना लो होता है। और जब लो हो गया बेटा इसके बाद हाई pH, हाई pH। लाइट आती है, लाइट इंसेंस 680 नैनोमीटर होती है फोटोस्टम सेकेंड। और ये वाटर स्प्लिटिंग सेंटर है बेटा, ये वाटर स्प्लिटिंग सेंटर है यहाँ पे। और जो ये वाटर स्प्लिटिंग सेंटर जो है बेटा ये जो बना होता है वाटर स्प्लिटिंग सेंटर मैग्नीज प्लस क्लोराइड निगेटिव है बेटा ये, प्लस प्रोटीन। यहाँ देखती है वाटर ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन बनी, नेसेंट ऑक्सीजन है, हाफ O2 है, हाइड्रोजन है। और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकले बच्चों ये इधर चले गए। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता प्लास्टोक्विनोन। देखिए ये फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को लेता है बच्चों, फोटो सिस्टम से ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा और स्ट्रोमा से ये प्रोटॉन आ रहा है बेटा। प्लास्टोक्विनोन ने स्ट्रोमा से प्रोटॉन को लिया, फोटो से इलेक्ट्रॉन को लिया और इससे बेटा ये प्लास्टोक्विनोन जो है आगे जैसे बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा साइटोक्रोम B6OF को। इलेक्ट्रॉन ये चले गए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन को ये भेज देता है स्ट्रोमा में, ये प्रोटॉन आ गए बच्चों। ठीक, साइटोक्रोम B6F
ये ETS बनाते हैं, ये साइटोक्रोम B6OF है, इसका फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँच जाएगा प्लास्टोसाइनिन, ये कापर कंटेनिंग होता है बेटा, कापर प्लस प्रोटीन का बना होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँचता है फोटोस्टम फर्स्ट में बेटा, यहाँ पे ये रिएक्शन सेंटर है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँचता है फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से ये FNR लेता है, FNR का पूरा नाम होता है फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन। बच्चे इसको पूरा नाम याद रखेंगे, फ्लेवो FNR का पूरा नाम होता है फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन। NADP reductase, फ्लेवोप्रोटीन फेरिडॉक्सिन FNR। और FNR से बेटा ये FNR जो है ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है NADP को, और NADP स्टोमा से हाइड्रोजन लेता है और NADPH का निर्माण करता है। तो आप देखिएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को कम होने के दो कारण हैं। एक तो NADP स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कम होने के दो कारण, एक तो NADPH का फॉर्मेशन और दूसरा बेटा यहाँ पे जो हाइड्रोजन कैरियर पाया जाता है वो हाइड्रोजन कैरियर जो है ये इसको यहाँ लेके आता है। बच्चों अब आप देखिए ETS से यहाँ पे अगर कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ETS की प्रक्रिया के द्वारा NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है और स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कम होने के दो कारण हैं, एक तो NADPH का फॉर्मेशन और दूसरा आपने देखा होगा बेटा ये हाइड्रोजन कैरियर जो है स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को लेके थैलाक्वाइड के ल्यूमेन में भेजता है। अब ये हाइड्रोजन आयन जो हैं ये थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन में एक विशेष और कैरियर पाए जाते हैं जिन्हें बेटा CF0 होता है और दूसरा CF1 होता है। हाइड्रोजन आयन जो CF0 से होते हुए ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन की स्ट्रोमा साइट की ओर CF1 में ATP सिंथेटेज होता है। ये पूछा जा सकता है ATP सिंथेटेज किधर होता है बेटा, CF1 में होता है और यहाँ पे ADP चेंज इनटू ATP का फॉर्मेशन, इसी को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो आप बच्चों एक बात देखिए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से NADPH का फॉर्मेशन हुआ और प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट से ATP का फॉर्मेशन हुआ। बी पॉइंट यहाँ अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द photosystem and protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of electron, which is located toward the outer surface of the membrane, अभी चर्चा हुई थी बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को ये नहीं करता बट
not electron carrier, it is a hydrogen carrier. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाइड्रोजन कैरियर। हाइड्रोजन कैरियर ये फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा और स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेगा। द मॉलिक्यूल रिमूव्स ए प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा, ये प्रोटॉन को स्ट्रोमा में रिलीज करेगा, वाइल ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को ईटीएस को ट्रांसफ़र कर देता है। तो हाइड्रोजन कैरियर प्रोटॉन को स्ट्रोमा से लेके थैलाक्वाइड की ल्यूमेन में भेजेगा और इलेक्ट्रॉन को ये ईटीएस में देगा। दिस प्रोसेस ऑन इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है इनर साइड मेम्ब्रेन पाता है, एंड प्रोटॉन रिलीज्ड इनटू द इनर साइड ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन। जो ये ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन है ये थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन है। द NADPH रिडक्टेज एंजाइम लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, थैलाक्वाइड की पाया था, अभी चर्चा हुई आपसे बेटा। इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम फर्स्ट, एंड प्रोटॉन नेसेसरी फॉर द रिडक्शन के NADP प्लस को बेटा ये NADPH और H प्लस में चेंज करता है बेटा, और ये भी प्रोटॉन को स्ट्रोमा से रिमूव करता है। इसीलिए स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या या मात्रा कम होती है। विद इन ए क्लोरोप्लास्ट, बच्चों अभी आपसे चर्चा हुई है, प्रोटॉन इन स्ट्रोमा डिक्रीजेस इन नंबर आपको बताया गया है। नंबर डिक्रीज होने के दो कारण थे, एक तो हाइड्रोजन कैरियर था जो प्रोटॉन को लेके स्ट्रोमा से थैलाक्वाइड ल्यूमेन भेजता था, और दूसरे कुछ प्रोटॉन्स जो हैं NADPH का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे ओवरऑल प्रोटॉन की संख्या स्ट्रोमा में डिक्रीज हो जाती है और हाइड्रोजन आयन की संख्या कम हो जाती है, pH इंक्रीज कर जाता है। वाइल इन ल्यूमेन एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, दिस क्रिएट्स proton gradients across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in lumen। चूँकि थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में के द्वारा ये प्रोटॉन जो हैं थैलाक्वाइड के ल्यूमेन में पहुंच जाते हैं, तो जब वहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो pH हम इतना कम हो जाता है उसको मेज़र कर सकते हैं बेटा, और बाहर जो स्ट्रोमा वहाँ का pH बढ़ जाता है। इंटरेस्टेड इन प्रोटॉन ग्रेडियंट, दिस ग्रेडियंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट लीड टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटॉन। जो ये ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है, देखिए बेटा, जब स्ट्रोमा से ल्यूमेन में गए तो ग्रेडियंट मेंटेन हुआ, और जब ल्यूमेन से फिर ये स्ट्रोमा CF0 और CF1 के द्वारा जाएंगे तो ये ग्रेडियंट ब्रेक होगा, और उस ग्रेडियंट के ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी के द्वारा ADP ATP में फॉर्मेशन करता है, जिसे फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। द ग्रेडियंट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन across the membrane to the stroma through the transmembrane channel। जो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है बेटा, इनको जो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल हैं इनको CF0 ऑफ ATP सिंथेटेज, उसे CF0 और CF1 होता है, ATP सिंथेटेज CF1 में होता है बच्चों। The ATP synthetase enzyme consists two parts होते हैं बेटा, one is called CF0, ये एम्बेडेड रहता है थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन में धंसा रहता है, इसमें एंजाइम नहीं होता है, एंड फॉर्म्स ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट
कैरीज आउट फैसिलेटेड डिफ्यूज़न। इम्पॉर्टेंट चीज़ आई बेटा, जो ये प्रोटॉन मूवमेंट है ये कैसा डिफ्यूज़न है? फैसिलेटेड डिफ्यूज़न ऑफ ए प्रोटॉन across the membrane. The outer portion of CF1 and produce the outer surface of thylakoid membrane on the side face of stroma पे उभरा रहता है और यहाँ इसी में ATP सिंथेटेज बनाता है, जिसके कारण जो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन करता है और इससे एनर्जी रिलीज होती है और CF0 में कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है, जिसके कारण बेटा CF1 साइड पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये CF1 पार्टिकल ऑफ ATP सिंथेसिस इसमें पाया था और यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, जिससे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल और कई ATP का फॉर्मेशन होता है बच्चों। कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखें बच्चे, ये देखिएगा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। कीमोऑस्मोसिस जो है रिक्वायर्स, इसके लिए क्या हो सकता है? मेम्ब्रेन चाहिए। अगर क्लोरोप्लास्ट है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होगी, अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इनर मेम्ब्रेन होगी। प्रोटॉन पंप CF0 CF1 चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए बच्चों, प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेटेज। एनर्जी यूज पंप प्रोटॉन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन जो है क्रिएट करेगा ग्रेडियंट। हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन जो होगा ये थैलाकॉइड की ल्यूमेन में होगा। ATP सिंथेटेज जो है चैनल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब ल्यूमेन से फिर ये बेटा स्ट्रोमा में भेजता है। दिस रिलीज एनफ एनर्जी एक्टिवेज ATP सिंथेटेज एंजाइम और वो कैटलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। along with the NADPH produce movement of electron। बच्चों देखिएगा यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन प्रोटॉन मूवमेंट के कारण है और NADPH का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण। The ATP will be used immediate बायोसिंथेटिक प्रोसेस में इनका यूज़ किया जाता है और बायोसिंथेटिक प्रोसेस टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। ये जो प्रोसेस चलती है बेटा और बायोसिंथेटिक प्रोसेस रिएक्शन या प्रोसेस चलती है और इसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और शुगर का फॉर्मेशन होता है। वे ATP एनर्जी यूज, अभी तक बेटा हम लोग फॉर्मेशन पढ़ा था, अब हमें ये देखना है ATP और NADPH का यूज कहाँ होता है बच्चों। वेयर आर द ATP NADP यूज? देखिए प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP NADPH ऑक्सीजन। ये दिस डिफ्यूजेस ऑक्सीजन आउट थ्रू क्लोरोप्लास्ट। ऑक्सीजन मैंने आपको बता दो
एटमॉस्फेयर में चली जाती है डिफ्यूज़ होके, और जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हैं उनसे ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। और इसके द्वारा ATP और NADPH का यूज़ फूड या कार्बोहाइड्रेट मोस्टली जो है इस शुगर्स के फॉर्म, इसको बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। ये बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट पे डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब लाइट एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये डिपेंडेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, जैसे ATP और NADPH, इनकी एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है, बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पे हमको ये देखना है ये कैसे क्या होता है। तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू बनी रहे, तो अब आप देखेंगे कि अगर लाइट रोकी जाए तो लाइट रिएक्शन तुरंत बंद हो जाता है, लेकिन बायोसिंथेटिक प्रोसेस कुछ समय तक लगातार चलती रहती, इसके बाद स्टॉप होती है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि बड़ा उसका प्रोडक्ट के रूप में ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता रहता है, बचा रहता है, जिसके कारण ये प्रोसेस आगे तक चलती है। लाइट इज अवेलेबल से स्टार्ट अगेन, अगर लाइट ये प्रोसेस दोबारा फिर प्रोसेस चलने लगती है। we हैं calling biosic phase as डार्क रिएक्शन इज ए मिसनोमर। देखिए डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक को डार्क रिएक्शन हम किस प्रकार से कह सकते हैं, इसके विषय में हमें आपको ध्यान देना है। देखिए बच्चों, ATP and NADP used in a biosynthetic phase, we saw earlier carbon dioxide combined with water to produce CH2O का whole N और sugars, ये मैंने आपसे चर्चा किया है। Scientists find out how does this creation proceeded. Rather, first product from carbon dioxide taken into reaction is fixed। इसके विषय में ही तरह तरह की रिसर्चेज हुई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रेडियो एक्टिव का जब यूज़ ज़्यादा किया गया था तो उसका उपयोग रेडियो आइसोटोप में किया गया, जो इसका बेनिफिशियल यूज़ है, और इसके विषय में वर्क किया था काम किया मेल्विन कैल्विन साहब ने। और यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव यूज़ किया गया बेटा कार्बन 14, इसकी हाफ लाइफ लगभग 5000 वर्ष होती है। और एल्गा फोटोसिंथेसिस है, जो एल्गा है बच्चों, इसमें जो यूज़ किया गया है एल्गल फोटोसिंथेसिस। ठीक बच्चों, ग्रीन एल्गा क्लोरेला यूज़ किया गया है। ग्रीन एल्गा क्लोरेला। To discovery that first carbon dioxide fixation product was a 3 कार्बन मॉलिक्यूल था। ये रेडियो आइसोटोप टेक्निक से देखा गया बच्चों। ऑर्गेनिक एसिड था, और उस ऑर्गेनिक एसिड को हम स्टडी करेंगे बायोसिंथेटिक पाथवे में, अभी मैं बताऊंगा बायोसिंथेटिक पाथवे में। और बताने वाले कैल्विन थे, इसलिए इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। और उस फर्स्ट जो आइडेंटिफाई एसिड था, जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड एसिड था फास्फोग्लिसरिक एसिड, और इसको शॉर्ट में हम बेटा PGA भी कहते हैं। हाउ मैनी कार्बन बेटा इसमें
3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं बच्चों। केल्विन साइकिल, बेटा केल्विन साइकिल आपको बता रहा हूँ। केल्विन साइकिल हैज़ को-वर्कर्स, इनके साथियों ने इस पे वर्क किया था और इस पाथवे में ये एक साइक्लिक मैनर में चलता है और इसमें RuBP का रीजनरेशन होता है बेटा। केल्विन पाथवे ऑपरेट, इसमें शुगर सिंथेसाइज होती है, शुगर सिंथेसाइज होती है बच्चों। अब ये जो प्रोसेस है केल्विन में, प्रोसेस वेर, ये आपको सबको मालूम चाहिए, सभी फोटोसिंथेटिक, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में पाई जाती है। जैसे मैंने आज बताया था, हायर प्लांट्स हो सकते हैं, आपके कुछ ग्रीन प्लांट्स भी हो सकते हैं बेटा। और इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी प्रोकैरियोट में भी हो सकता है। और ये मैटर नहीं करता है कि वो प्लांट C3 है या C4 या कैम, एनी अदर का मतलब होता है कैम। केल्विन साइकिल बच्चों ध्यान देंगे, केल्विन साइकिल डिस्क्राइब जो करेंगे इसको, 3 स्टेज पॉइंट याद रखना, 3 स्टेजेस होती हैं। कार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होता है और रीजनरेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन जो ये बच्चे देखिएगा, कार्बोक्सिलेशन जो है इसमें आप देख सकते हैं, कार्बोक्सिलेशन देखिएगा, कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में। इसमें जो बनता है बच्चे ध्यान देंगे, कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, मुख्य स्टेप है इसका केल्विन साइकिल का। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP में किया जाता है बच्चों। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय Ru एंजाइम RuB कार्बोक्सिलेज। ये याद रखना बेटा। रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ 2 PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। अभी बात हुई थी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये एंजाइम बेटा ऑक्सीजनेशन भी करता है, जो फोटो रेस्पिरेशन में आपको मैं बताऊंगा इसमें। और इसीलिए इसको बेटा कहते हैं RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसको शॉर्ट में हम रूबिस्को कहते हैं, रूबिस्को। बच्चे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, RuBP रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, ठीक। अगर रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करना चाहता हूँ बेटा, इसके 6 मोल्स होते हैं, यहाँ पे 6 मोल्स होते हैं बेटा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, ये 6 मोल्स, ये भी 6 मोल्स होता है बेटा। कार्बोक्सिलेशन है, ठीक। कार्बोक्सिलेशन हुआ, पहली प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन हुआ जिससे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। इससे हम 3 PGA इसके बेटा बनते हैं 12 मोल्स बनते हैं, 12 मोल्स फॉर्मेशन। ठीक।
इसका रिडक्शन होता है बेटा, जो ये रिडक्शन में शुगर बनती है, जो ATP है ये भी जो है 12 मोल्स NADPH भी 12 मोल्स इसके हम रिडक्शन से ट्रायोस फॉस्फेट बनता है। जो ट्रायोस फॉस्फेट बेटा होता है इसको हम 3PGAL कहते हैं, 3PGAL फॉस्फोग्लिसराइड फॉस्फोराइड। इसके 2 मोल्स शुगर ये बनाते हैं बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज से सुक्रोज, सुक्रोज से स्टार्च। फिर बेटा जो रिमेनिंग ट्रायोस फॉस्फेट होते हैं वो रीजनरेट करते हैं और रीजनरेशन करके बेटा फिर रिबलोज 1,6 बाईफॉस्फेट। जो ये रीजनरेशन है यहाँ पे रीजनरेशन होगा, यहाँ पे रीजनरेशन होता है रिबलोज 5 फॉस्फेट, इसका रीजनरेट करते हैं और फिर रीजनरेट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बेटा इसमें सुक्रोज का फॉर्मेशन हुआ, पहले ग्लूकोज फिर सुक्रोज फिर स्टार्च। रिडक्शन मैंने अभी आपको बेटा बताया है। अभी रिडक्शन, these are series of reaction lead to formation of glucose। रिडक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है बेटा। The step involved utilizes 2 molecules of ATP for phosphorylation and 2 NADPH पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए। इससे फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए 6 टर्न साइकिल। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक साइकिल तो 6 के लिए 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल चलेगी, और जिससे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए केल्विन साइकिल कितनी बार चलेगी? 6 टाइम्स चलेगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 6 टाइम्स में चलेगी बेटा 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। रीजनरेशन बेटा अगला आता है रीजनरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP जो एक्सेप्टर होता है, क्रूशियल साइकिल है, लगातार चलने के लिए इसका रीजनरेशन होना ज़रूरी है। और रीजनरेशन में स्टेप रिक्वायर एक ATP फॉस्फोरेशन करता है एक RUBP के लिए। एवरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, एक CO2 मॉलिक्यूल इंटरकनेक्ट केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH मॉलिक्यूल रिक्वायर होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा ये। इट इज़ प्रोबेबली मीट दिस डिफरेंस नंबर ऑफ ATP और NADPH बच्चों, जो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 ATP और 12 ATP NADPH की आवश्यकता होती है। डार्क रिएक्शन ऑफ साइक्लिक फॉस्फेट टेक प्लेस। देखिएगा 1 molecule of glucose, 6 turn of cycle are required
वर्क हाउ मैनी ATP, तो बेटा हो जाएंगे 18 ATP, और NADPH हो जाएंगे 12. विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 molecule of glucose through the Calvin pathway. बेटा ये आपको याद करना, 6 CO2, 1 ग्लूकोज, 18 ATP, 12 NADPH का फॉर्मेशन, 12 NADP का फॉर्मेशन.